गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके का जो पेपर 1 है उसकी तैयारी हम लोग शुरू किए थे। उसमें इससे पहले हम लोग जो टीचिंग कॉन्सेप्ट है यानी कि शिक्षण की जो अवधारणा था उसके बारे में पढ़े थे। उसी कड़ी में जो थोड़ा सा देख ही चुके थे हम लोग कि नेचर ऑफ टीचिंग, लेकिन थोड़ा सा यहीं से ही शुरू करते हैं। क्लियर है? तो आज क्या देखेंगे हम लोग? नेचर ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण की प्रकृति क्या होनी चाहिए? तो सकारात्मक, यह पढ़ चुके हैं। जो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करता है, ओतप्रोत करता है कि भाई कुछ कर डालो। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होगी? महत्वपूर्ण होगी, जिसके गहन विश्लेषण पर ही शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण प्रकृति को निम्न रूप से समझ सकते हैं। देखिए कितना है ये? 7। पहला, शिक्षण कला। क्या शिक्षण के बारे में देखिए, सब शिक्षण है। शिक्षण क्या है? तो यह कला एवं विज्ञान है। शिक्षण क्या है? यह एक त्रिध्रुवीय यानी कि 3D है, 3D मॉडल है, 3rd डायमेंशनल। ये 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य है इसका, क्योंकि इसमें एक शिक्षक है, स्टूडेंट है, बीच में पाठ्य पुस्तक को कौन? तो शिक्षक पढ़ाएगा। किसको? तो बालक को समझा देगा। शिक्षण क्या है? तो यह अंतः प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? यह उपचारात्मक प्रक्रिया है। इसमें कोई डाउट होगा, कोई मैटर है, उसका क्लियरिफिकेशन किया जाएगा, उसका उपचार किया जाएगा। शिक्षण क्या है? यह विकासात्मक प्रक्रिया है, यह डेवलप को प्राप्त करता है। इसे मनुष्य का नैतिक मनोवैज्ञानिक क्या होगा? तो विकास होता है। शिक्षण फिर आ गया, यह एक भाषाई प्रक्रिया है। तो यही लिखना है शिक्षण क्या है? तो इसे 7 डायमेंशनल है उसके। अब शिक्षण निर्देशन एवं तार्किक प्रक्रिया देखते हैं। ये क्या है? शिक्षण निर्देशन एवं तार्किक प्रक्रिया। यह क्या है? तो देखिए यहाँ पर शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित होता है। यहाँ देखिए, शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ चर्चा तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर होता है, यानी कि रीजनिंग, तर्क के आधार पर ही होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिए, नहीं होगा। और यह निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित है। पहला स्तर क्या है इसका? अन्वेषण, यानी इसमें एक्सप्लोर किया जाएगा। दूसरा, संलग्नता, यानी इंगेज होंगे कौन? तो स्टूडेंट और टीचर। तीसरा, विस्तृत या विस्तार, यानी कि इसमें कोई भी किसी मैटर का विस्तार एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बढ़ा दीजिए, व्याख्या। इसमें उसका व्याख्या नहीं, एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है मैटर का। मूल्यांकन, जब सब कुछ बच्चा पढ़ लिया तब उसका हम लोग एग्जाम लेंगे। उसमें क्या हो? एग्जाम का मेन उद्देश्य क्या होता है? नंबर तो एक मैटर पैमाना है, मतलब उसमें नंबर से यह पता चल जाता है कि किसको कितना आया, यानी उसका एवेल्युएशन हुआ, और मानक उसका स्टैंडर्डाइज हम लोग फिक्स करेंगे। आगे देखते हैं। वहीं शिक्षण के कुछ उद्देश्य भी होते हैं। तो यहाँ देखिए, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में अधिगम उत्पन्न करना है, याद कीजिए। और इसको अगर एक फ्लो चार्ट से देखना चाहें तो दो विद्वान हुए हैं। नाम क्या है? एक है ब्लूम, दूसरा है गैगने और ब्रिक्स। इन दोनों के द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण किया गया है। क्या? वर्गीकरण किया गया है इसके उद्देश्य का। ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का? तो ये ब्लूम के द्वारा जो शिक्षण का वर्गीकरण किया गया है वह 3 है। कौन कौन? 3। एक ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, तीसरा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। वहीं गैगने तथा और ब्रिक्स के द्वारा तो इन लोगों ने किया एक ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, बौद्धिक कौशल, मनोदृष्टि, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। ये सब हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। पहले अभी आज हम लोग यहाँ देखेंगे, आज ब्लूम का मुख्य रूप से देखेंगे। तो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, यानी इसको कहा जाता है 3H। यानी ज्ञानात्मक मतलब ये हेड, दिमाग, मस्तिष्क है। भाव कहाँ से आएगा? तो हार्ट से आएगा। और मनोसंचालित यानी कि ये हैंड से आएगा, तो THH। यहाँ देखिए, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन होता है। वहीं भावनात्मक यानी हार्ट से क्या होगा? तो उसका आकलन करेंगे, आग्रहण करेंगे, प्रतिक्रिया दिया जाएगा, संयोजित किया जाएगा और अंत में उसका निरूपण होगा। और हैंड यानी कि मनोसंचालित है। तो ज्ञान क्षेत्र में हस्त कौशल या कार्य संचालन साधन ही कार्य साधन, प्रतिरूपता
अस्पष्ट अभिव्यक्ति, परिशुद्धता और प्रतिकरण। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं। आइए, ब्लूम द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण। किसके द्वारा, तो ब्लूम द्वारा। ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य को 3 भागों में बांटा था। कब, तो 1956 की बात है, जिसे अंग्रेजी भाषा के 3H भी कहा गया है। ये हैं 3H यानी हेड मतलब ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, हार्ट यानी भावनात्मक भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, हैंड यानी मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन, इसमें क्या होगा, ज्ञानात्मक यानी मस्तिष्क का इस्तेमाल होगा। तो देखिए, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संदर्भित है, किससे, मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है। क्लियर है। और इसे 6 मुख्य स्तर में विभाजित किया गया है। कौन, तो पहला होगा ज्ञान यानी कि नॉलेज, मतलब क्या, ज्ञान का संबंध है वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण रखने से है। दूसरा बोध, कंप्रिहेंशन, यानी यह स्तर बोध अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। यानी पहले हम याद करेंगे तब ना उसका अर्थ समझेंगे। तो चलो अब बोध कर लिए। तीसरा, अब अर्थ समझ लिए तो तीसरा का उपयोग यानी एप्लीकेशन, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। मतलब यह स्तर अमूर्त ज्ञान यानी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाने के संदर्भ में, यानी कि सॉफ्टवेयर लोड हो गया, अब हार्डवेयर कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे करता है, वह उपयोग हुआ। और चौथा है विश्लेषण। यहाँ देखिए, विश्लेषण और संश्लेषण दोनों 2 चीज़ है। विश्लेषण यानी एनालिसिस और संश्लेषण यानी सिंथेसिस। विश्लेषण में क्या होगा कि हम लोग विश्लेषण द्वारा इन सूचनाओं के घटकों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 2 3 इस तरह से उसको हम लोग बांट देंगे, ताकि जिससे उसका सही अर्थ निकल जाए। जिससे देखते हैं सब लिखा रहता है, गीला कचरा नीले डब्बे में डाले और सूखा कचरा काले डब्बे में डाले वाली बात है। और 5वां है संश्लेषण। मतलब यह मूलतः क्या होगा, यह घटकों को समावेशित करने का स्तर है। यानी कि जो ट्रांजिशन क्षेत्र 2 हो गया, ये पॉइंट 1 पॉइंट 2, यह तो विश्लेषण अलग कर दिया, लेकिन यह उसको जोड़ने का काम करेगा। तो यानी इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना जाता है। और मूल्यांकन, इवोल्यूशन, तो मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के बारे में किया गया निर्णय है। क्लियर। तो हम लोग क्या देख लिए, हम लोग ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र यानी कि क्या नाम था इनका, वैज्ञानिक विद्वान महोदय ब्लूम द्वारा जो शिक्षण का वर्गीकरण किया गया था, उसमें तो 3H में से पहला H हेड, यानी हेड मतलब क्या, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के बारे में देख लिए। अब दूसरा का H बराबर क्या होता है, हार्ट में यानी भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। इस ज्ञान क्षेत्र में मनोभाव या मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन एवं इसके जैसे अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है। जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें मनोभाव, मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन यानी नैतिकता एवं इनके जैसे अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है। और इसके भी 5 स्तर होते हैं। कौन कौन, पहला आकलन यानी वैल्यूइंग, मतलब जो हम सीखते हैं उसकी महत्ता को समझे। भाई कैसे समझेंगे। दूसरा आग्रहण यानी रिसीविंग, मतलब कि रिसीव यानी सुनना, तो सुनने की इच्छा। तीसरा होता है प्रतिक्रिया, अब सुन लिए तो ऐसा नहीं है कि सुन कर बैठल रह जाए, नहीं, अब प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्डिंग, मतलब सहभागिता की इच्छा, यानी कि अब क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, कोई जवाब देगा। चौथा संयोजित करना यानी ऑर्गेनाइजिंग, मतलब पहले आकलन कर लिए यानी वॉल्यूइंग, जो हम लोग सीखते हैं और उसकी महत्ता को जान लिए। दूसरा का उसका सुनने की इच्छा जागृत हो गई। तीसरा सहभागिता यानी प्रतिक्रिया, जब सुन लिए तो हम बताएंगे कि हमने सीख लिए। चौथा, जब सब कुछ कर लिए तो अब हमें यह विकसित हो जाना चाहिए कि संयोजित करण यानी ऑर्गेनाइजिंग की क्षमता, यानी मिलान करने का उसके पास IQ डेवलप हो जाना चाहिए। और 5वां क्या होगा, निरूपण यानी करेक्टराइजेशन, यानी कि हम लोग अब अंतर करना, अभिव्यक्ति अपना देना, जब सीख जाए कि दिन को दिन कहे, रात को रात, गलत को गलत, सही को सही, ऐसा नहीं कि सब समान लगे। और आगे देखिए, तीसरा है ब्लूम द्वारा, ब्लूम ही ना नाम है, इनको बार बार भूल जाते हैं, देखते हैं, हाँ ब्लूम, ब्लूम। तो ब्लूम का जो ट्रिपल H था, उसका तीसरा H क्या है, हैंड। इस हैंड बराबर क्या होगा, हैंड बराबर मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र यानी साइकोमीटर डोमेन,
मतलब इस ज्ञान क्षेत्र को मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। तो क्रिया कहाँ होगा, हाथ से ही ना होगा। यह तकनीकी कौशल के अधिग्रहण एक्वाइजाइजेशन से संबंधित है। इस ज्ञान क्षेत्र के भी 5 स्तर हैं। तो क्या क्या स्तर हैं हैंड के? पहला, हस्त कौशल या कार्य साधन, मतलब मैनिपुलेशन कार्य, यानी इस क्षेत्र में शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का उपयोग करने का प्रयत्न करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यह हस्त कौशल। दूसरा होता है प्रतिरूपता, मतलब इस स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। प्रतिरूपता यानी इस तरह का पिक्चर है तो शिक्षार्थी भी करेगा ऐसा ही पिक्चर बना देगा, उसी तरह का सेम बना दिया। इस स्तर पर इमिटेशन, मतलब इस स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, अस्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन, मतलब यह स्तर सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। और स्पष्ट अभिव्यक्ति कैसे देंगे? बार बार प्रयास करेंगे, ट्राई अगेन करेंगे तो सीख जाएंगे। परिशुद्धता कैसे आएगी? जब ये तीनों होगा तब ना चौथा होगा। तो देखिए, प्रिसीशन, मतलब किसी कार्य को बार बार करते रहने से उनमें सुधार एवं शुद्धता आती है। किसी को अगर 4 फीट का हाई जंप उसको कूदना है, ऐसा थोड़े है कि वह यहाँ से दौड़ कर जाएगा और पहले बार में 4 फीट कूद जाए, नहीं, पहले वह 2 फीट से शुरू करेगा, फिर 3 फीट आएगा, 3.5 फीट, इसी तरह से होगा तो कोशिश करेगा तो 4 फीट कूद जाएगा वाली बात है। और प्रतिक्रियाकरण, यानी कि जब खूब प्रयास करेगा तो अंत में नेचुरलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि इस तरह के क्या होगा, इस स्तर पर शिक्षार्थी शिक्षण के अनुरूप कौशल को आत्मसात कर लेगा। रात में उसको 2 बजे भी जगा कर कहिए कि भाई कूद जा, तो कूद जाएगा। संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत करना इत्यादि को आत्मसात करना, यानी कि अब वो नेचुरलाइजेशन हो गया, वो पूरा सीख लिया, एकदम ट्रेंड हो गया, अर्जुन की तरह धनुर्धर हो गया। अब आगे देखिए, गैगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण। इससे पहले हम लोग ब्लूम के द्वारा वर्गीकरण देखे, अब आगे देखेंगे हम लोग इनके द्वारा। तो गैगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण, इन्होंने क्या बताया है? गैगने एवं ब्रिक्स द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को निम्नलिखित स्तरों पर विभाजित किया गया है। पहला, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, ये रणनीति बनाएंगे, यानी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजिक, मतलब इस श्रेणी में किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति एवं विचार कौशल को विकसित करने के लिए तकनीकों एवं विधियों को समावेशित किया जाता है। रणनीति बनाएंगे, रणनीति मतलब हो गया कि कूट दिमाग लगाएंगे। जैसे महाभारत में उदाहरण है दे रहे हैं, ऐसा ना कहिएगा कि वही सच हो, कि शकुनी कितना प्रयास करता था चौसर खेलने के लिए और अंत चौसर में पांडवों को हरा देता है, वही वो रणनीति बनाया। बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मतलब बौद्धिक कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। कौन? तो बौद्धिक कौशल। और तीसरा, मनोदृष्टि यानी एटीट्यूड, यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। कौन? तो एटीट्यूड, एटीट्यूड ही बता देगा। दुर्योधन का एटीट्यूड देखिए विध्वंसकारी, कृष्ण भगवान पांडवों का एटीट्यूड देखिए निर्माणकारी वाली बात है। मौखिक सूचना यानी ओरल इंफॉर्मेशन, मतलब ये किसी को कितने याद है। मौखिक सूचना का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। याद कीजिए, एग्जाम में जाकर लिखाइए, नंबर आ जाएंगे। संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता यानी मोटर स्किल एंड फिजिकल एबिलिटी, इस स्तर पर मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं एवं उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। तो एक बार और, तो गैगने और ब्रिक्स के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया किसका? तो शिक्षण के उद्देश्य का। कौन कौन था? पहला, ज्ञानात्मक रणनीति, दूसरा बौद्धिक कौशल, तीसरा मनोदृष्टि, चौथा मौखिक सूचना और पांचवा संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, शिक्षण का स्तर क्या होगा? एक, स्मरण शक्ति, दूसरा समझ और तीसरा विचारात्मक। तो देखिए, शिक्षण क्या है? टीचिंग एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है
या कह सकते हैं कि यह कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षण और सीखने का घनिष्ठ संबंध है। कोई पढ़ाने वाला होगा तब ना कोई सीखेगा, कोई पढ़ाएगा ही नहीं तो कोई कैसे सीखेगा। यहाँ तक कि शिक्षण सीखने का ही एक प्रयत्न माना जाता है, यानी जो टीचर है, जो टीचिंग पढ़ा रहा है, वो भी तो कहा जा सकता है कि वो भी तो अभी सीख ही रहा है। एक ही पाठ्य वस्तु को विद्यालय के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाया जाता है, क्योंकि पाठ्य वस्तु का अपना स्वरूप होता है जिससे शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और अधिगम के विभिन्न स्तरों को प्रभावित किया जाता है। शिक्षण के उद्देश्य अत्यंत अस्पष्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षण का उद्देश्य समझने में सालों लग जाए। तभी शिक्षक प्रभावशाली साधनों का प्रयोग कर इसे अधिक शक्तिमान बना सकता है, यानी कि उसका उद्देश्य शिक्षण का क्या है यह सबको पता होना चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया की परिस्थितियों को हम एक सतत क्रम विचारशील क्रियाओं की अवस्थाओं या स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। यानी शिक्षण यानी टीचिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो वह परिस्थितियों की एक सतत क्रम है। सतत इस तरह से सतत क्रम चलता रहेगा। एक विचारशील क्रियाओं की अवस्थाओं या स्तरों में उसको हम विभाजित कर सकते हैं। यह परत दर परत बिछा हुआ है। नीचे की अवस्थाएं उच्च अवस्थाओं के लिए क्या करेगी, तो वह पूरक का काम करना चाहिए, पूरक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह उसका अपोजिट हो जाए। जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति में ज्ञान उद्देश्य पूर्वक का कार्य करता है। शिक्षण के इस सतत क्षेत्र को प्रमुख रूप से 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर। तो देखते हैं कौन कौन 3 स्तर हैं। पहला है स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था। तो ये किसका मॉडल है, हार्वर्ड शिक्षण मॉडल, हार्वर्ड टीचिंग मॉडल किसका है, तो हार्वर्ड टीचिंग मॉडल। इन्होंने क्या बताया कि स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था, यानी इसमें वो सिखाने याद करने पर जोर देंगे। दूसरा है बोध स्तर या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था। बोध किसी को समझा देना है, समझ स्तर यह किसका है, तो मॉरिसन शिक्षण मॉडल। तीसरा है चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था, तो यह हंट शिक्षण मॉडल। क्या नाम है इसका, हंट। या एक बार और, हार्वर्ड शिक्षण मॉडल मतलब स्मृति स्तर या स्मरण शिक्षण स्तर की शिक्षण व्यवस्था। दूसरा मॉरिसन शिक्षण मॉडल, यह क्या है, तो बोध स्तर या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था। तीसरा है हंट शिक्षण मॉडल, तो यह है चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था। आगे देखते हैं। पहला स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था किनका नाम है, तो हार्वर्ड शिक्षण मॉडल। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण की क्रियाएं ऐसे अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करती हैं जिसमें विषय वस्तु के तथ्यों को छात्र केवल कंठस्थ कर सके। याद कीजिए, इसमें तो याद करना ही है। इस स्तर के प्रत्यास्मरण तथा रहने की क्रिया पर जोर दिया जाता है। सार्थक तथा संबंधित पाठ्य वस्तु आसानी से याद हो जाती है, जबकि निरर्थक वस्तुओं को याद करने में कठिनाई होती है। किसी भारतीय को कोई नाम याद कराइए, किसी रशियन लैंग्वेज का नाम याद करा दीजिए, किसी स्पेनिश लैंग्वेज में, किसी जर्मन में, वो याद करते ही रह जाएंगे। तथ्यों को कंठस्थ करने की क्षमता का बुद्धि से सीधा संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो पूरा याद कर लिए हुए है वही तेज है। एक मंद बुद्धि बालक भी तथ्यों को कंठस्थ करके अधिक समय तक याद रख सकता है, तथा इसके विपरीत भी हो सकता है कि कोई तेज व्यक्ति है लेकिन उसको याद न रहे। स्मृति स्तर के शिक्षण की निष्पत्ति का बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता है, परंतु इस स्तर के शिक्षण में से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। समस्या के समाधान में स्मृति स्तर भी सहायक होता है। कंठस्थ किए गए तथ्यों का छात्रों के विकास में भी योगदान होता है। कविता, पाठ, शब्दार्थ और उनका अभ्यास, संस्कृति के रूप, पहाड़े, गिनतियाँ, भाषा में वर्तनी जैसे कि अल्फाबेट, व्याकरण तथा ऐतिहासिक घटनाओं का शिक्षण। जैसे इतिहास में हम लोग याद करते हैं कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया, कनिष्क संवत कब चलाया, शक संवत कब चलाया, विक्रम संवत कब चला, सिकंदर लौटकर भारत से कब गया, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का राजा कब बना,
फिर याद करते हैं पानीपत का प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुआ। अब स्वतंत्रता जब संग्राम आंदोलन होता है, इसमें भी याद कीजिए गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए, वहाँ से भारत कब आए, फिर उसके बाद उन्होंने चंपारण सत्याग्रह कब किया, उसके बाद खेरा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन किया, फिर असहयोग आंदोलन शुरू किए, पहले खिलाफत शुरू किए, फिर असहयोग आंदोलन, सब में आपको डेट याद करना है। फिर उसके बाद में वह क्यों असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए, यानी चौरी चौरा घटना कब हुई थी। फिर उसके बाद में बीच में क्रांतिकारी फेज शुरू हो जाता है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ादी लोगों का। फिर उनके बाद में आपको पढ़ना पड़ता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। तो कब शुरू किए, दांडी मार्च कब शुरू हुआ, साबरमती से जो शुरू हुआ था दांडी मार्च, ये शुरू कब हुआ और दांडी में जाकर ख़त्म कब हुआ, उसमें कितने व्यक्ति थे। फिर गांधी जी बात करने जाते हैं किनसे, तो लीलनीथको से गांधी जी की वार्ता होती है, रीडिंग से होगी वार्ता। फिर गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, पूछा जाता है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, कब हुए, कहाँ हुए, किस में कांग्रेस भाग लिया, किस में नहीं लिया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अंत में गांधी जी कहेंगे बस बहुत हुआ, अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। फिर वो भी हो गया, उसको में भी डेट याद कीजिए। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अब क्या होगा, अब ऊपर से यानी कि लंदन से कुछ टीमें आएगी। सबसे पहले कौन आएगा, बेबेल मिशन, सबसे पहले क्रिप्स मिशन, फिर बेबेल योजना, फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन, सबका डेट याद कीजिए। फिर माउंटबेटन का जो भी आएंगे गवर्नर बन के, और उनका जो क्या दिमाग है वो बताइए, उसका भी डेट याद कीजिए कि वो कब आए थे, वो कब तक रहे, सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, अंतिम कौन थे, उनका कार्यकाल कब था, भारत के पहले कौन थे या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, प्रधानमंत्री कब शपथ लिए, संविधान बनकर कब तैयार हुई, इस तरह तमाम क्या है तो आपको डेट याद करना होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो स्मृति स्तर तो होना ही चाहिए, पर ही अधिक प्रभाव होता है। अतः स्मृति स्तर का पूर्ण रूप से बहिष्कार संभव नहीं है। इस स्तर का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। इस स्तर का ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर ठीक कार्य नहीं कर सकते। अतः यह स्तर अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करती है, क्योंकि स्मृति स्तर पर तथ्य काफ़ी रटे होते हैं, अतः भूलने की क्रिया भी इसमें काफ़ी सक्रिय रहती है। इसलिए आजकल कक्षा में रटी हुई सामग्री छात्रों के दैनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध न होती है। इस स्तर पर सोचने व तर्क करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। छात्र निष्क्रिय रहते हैं और यांत्रिक ढंग से कक्षा कार्य चलता रहता है। कक्षा का वातावरण काफ़ी औपचारिक होता है। छात्र को शिक्षण से प्रेरणा नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि अकबर ने दास प्रथा कब समाप्त किया, जजिया कर कब समाप्त किया, तो अकबर ने किया, हमारे शिक्षक महोदय ने थोड़े किए थे। जब हमको डेट ही याद करना है तो हम घर बैठकर भी याद कर लेंगे। आगे देखिए, स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि इसमें कोई महत्व नहीं रखती। स्मृति स्तर के प्रारूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए स्मृति स्तर के मॉडल के प्रारूप का वर्णन है। जैसे देखिए, स्मृति स्तर के शिक्षण का मॉडल, इस स्तर के मॉडल का हर्बर्ट ने वर्णन किया है। कौन? तो हर्बर्ट। स्मृति स्तर के शिक्षण के मॉडल के प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों में किया जा सकता है। कौन कौन? तो पहला होगा इसका उद्देश्य, दूसरा संरचना, और तीसरा कहा गया, हाँ तीसरा सामाजिक प्रणाली, और चौथा मूल्यांकन प्रणाली। क्लियर है? तो ये देख लेते हैं आज। स्मृति स्तर के उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में निम्नांकित क्षमताओं का विकास करना है। तो क्या क्या क्षमता होगा? पहला, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, दूसरा तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, तीसरा सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना, चौथा सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना तथा पुनः प्रस्तुत करना, यानी कोई पूछ दे तो बता देना कि अकबर कितने दिनों तक शासन किया था। और इसमें शिक्षण का मॉडल ऐसा प्रारूप होना चाहिए जिससे इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। यह इसका उद्देश्य होना चाहिए कि अब संरचना देखते हैं इसका। तो हर्बर्ट ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है।
हर्बर्ट के 5 सोपान इस प्रकार है। पहला है तैयारी करना, यानी संरचना में क्या होगा, तैयारी करना यानी कि या योजना बनाना। तो शिक्षक पाठ्य वस्तु के सार्थक विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में लाता है और छात्रों को उन तथ्यों के लिए अनुभव प्रदान करता है जिससे छात्र उन तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सके। इसके लिए शिक्षक को प्रस्तुतिकरण से पूर्व की तैयारी करनी होती है। दूसरा, प्रस्तुतिकरण यानी शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने में यह ध्यान रखा जाता है कि उसका छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित किया जा सके। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक के कार्य सुनिश्चित होने चाहिए तथा शिक्षक को पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के प्रारूप को तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, सुनिश्चितता, यहाँ देखिए सुनिश्चित होना चाहिए, फिक्स। प्रस्तुतिकरण में पाठ्य वस्तु का रूप निश्चित होता है। दूसरा, पूर्व कथनीयता, यानी प्रस्तुतिकरण द्वारा किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जाएगा इसका कथन पहले ही कर लिया जाता है। तीसरा, ज्ञान का स्वरूप, यह देखिए ज्ञान का स्वरूप कैसा है यह देखा जा सके। ज्ञान के विशिष्ट रूप का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जिसका अवलोकन हो सके। और आगे देखिए तीसरा क्या है, तुलना एवं समरूपता, यानी यदि शिक्षक प्रथम 2 सोपानों का अनुसरण भली प्रकार कर चुका है तब छात्र नवीन तथ्यों की समानता की तुलना कर सकते हैं, नए तथा पुराने विचारों में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और उनमें सम्मिलित तथ्यों का भी चयन कर सकते हैं। चौथा, सामान्यीकरण, यानी अब सब कुछ जान गए तब सामान्य हो जाएंगे। मतलब इस सोपान के अंतर्गत छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तत्वों को बताने का प्रयास कर सकता है और उनके आधार पर कोई सिद्धांत निकाल सकता है जिसको सामान्यीकरण करते हैं। पांचवा है उपयोग, यानी नवीन सीखे हुए ज्ञान एवं सिद्धांतों का अन्य तथ्यों अथवा समस्याओं के समाधान में प्रयोग होता है। अतः शिक्षक को ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना सीख जाए, नहीं तो केवल तोता रटंत विद्या नहीं होना चाहिए। तो क्या था यहाँ पर जो हर्बर्ट महोदय ने संरचना बताया था, क्या तो शिक्षण का, तो उस 5 प्रकार के थे। कौन कौन, तो तैयारी कैसे करेंगे, योजना बनाने, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना एवं समरूपता, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा उपयोग। और अब आगे देखते हैं, अब क्या देख रहे थे हम लोग, यहाँ देखिए स्मृति स्तर के शिक्षण का मॉडल, जो स्मृति स्तर का जो शिक्षण का मॉडल पढ़ रहे थे वो 5 भागों में इसको बांटा है। कौन कौन, तो पहला उद्देश्य था, दूसरा संरचना और तीसरा कौन है, सामाजिक प्रणाली। तो देखिए यहाँ पर शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यवसायिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व है। छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। स्मृति स्तर पर शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। शिक्षक का व्यवहार अधिकार पूर्ण रहता है। शिक्षक का मुख्य कार्य पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण है। छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना, उनको अभिप्रेरण प्रदान करना। छात्र का स्थान शिक्षण में गौण होता है। याद कीजिए, छात्र का स्थान शिक्षण में गौण, कौन, मेन कौन, तो टीचर का स्थान होगा। यहाँ पर वह केवल श्रोता का कार्य करता है। श्रोता का कार्य कौन, तो छात्र, और शिक्षक को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करता है। स्मृति स्तर पर अभिप्रेरण का बाह्य रूप ही अधिक प्रस्तुत किया जाता है। शाब्दिक प्रेरणा, पुरस्कार आदि विशेष रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं सामाजिक प्रणाली में। और चौथा क्या है, मूल्यांकन प्रणाली, यानी स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। परीक्षा में रटने की यानी स्मरण करने की क्षमता पर ही अधिक बल दिया जाता है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रत्यास्मरण पद, अभिमान पद आदि का प्रयोग किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी नहीं होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं ना, वही बात हो रही है कि आपको याद है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। यही मूल्यांकन की प्रक्रिया, यानी कि याद कीजिए और जाकर क्वेश्चन एग्जाम दे आइए। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। पहला, स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक उपादेय तथा प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे पुनरावृत्ति एक लय में की जानी चाहिए। दूसरा, पाठ्य पुस्तक को सार्थक बनाया जाए। आगे देखिए, प्रत्यास्मरण तथा पुनः प्रस्तुतिकरण का अधिक से अधिक अभ्यास किया जाना चाहिए।
पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाए। थकान के समय शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। समग्र पद्धति का ही प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। स्मृति स्तर पर शिक्षण केवल तथ्यों को रटने यानी याद करने तथा ज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि ही से महत्वपूर्ण नहीं, अपितु बोध तथा चिंतन स्तर के शिक्षण में सहायक भी होता है तथा उनके लिए यह आधार प्रदान करता है। क्लियर है? अगले बार मिलेंगे हम लोग तो देखेंगे दूसरा क्या है, तो बोध स्तर या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था, इसका है तो मॉरिसन शिक्षण मॉडल। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज जो पढ़े हम लोग स्मृति स्तर के शिक्षण बहुत ही कारगर साबित होगा आप लोगों के लिए, और आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो क्लियर है? तब तक धन्यवाद।